नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। बात चल रही है रीट की और सेकंड ग्रेड की। ये अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आज की क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं पुष्प की। देखिए, रीट के अंदर हमको जो पढ़ना था, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना था, उसके अंदर ये व्याख्यान संख्या 62 यानी कि 62 है। और हम इस व्याख्यान में बात करने वाले हैं आज पुष्प के बारे में। पुष्प क्या है, किस प्रकार से रूपांतरित प्रवाह है, या ये तने का रूपांतरण है, पुष्प में कौन कौन से भाग होते हैं, पुष्प के भाग के पूर्ण वर्णन हमको करना है। आज की क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार छोटी मोटी एग्जाम में भी इसके बारे में प्रश्न पूछे गए हैं। तो हो सकता है कि रीट जैसे एग्जाम में से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप लोगों की मांग है कि रीट में कहाँ से प्रश्न बनते हैं, किस टॉपिक में से कितने प्रश्न आते हैं, इस पर एक पूरा वीडियो आप बनाकर डालें। बिल्कुल अच्छी बात है, आप लोगों की इस बात की हम सराहना करते हैं और बहुत जल्दी आप लोगों को एक वीडियो अपलोड करेंगे जिस पर पूरी बात को समझाने का प्रयास किया जाएगा। चलिए, वर्तमान में हम बात कर रहे हैं पर्ण की। किसकी बात कर रहे हैं? पर्ण हमने पढ़ लिया था और पर्ण के बाद में रूपांतरित पर्ण की अपन ने पढ़ लिया था। और आज की जो क्लास है वो है पुष्प की। पुष्प पुष्प क्या है? तो एक रूपांतरित तना है, रूपांतरित प्ररोह है। पुष्प क्या है? तो एक प्रकार का रूपांतरित प्ररोह है। अच्छा, पुष्प को अगर देखा जाए तो ये क्या कार्य करता है, यहाँ पुष्प है क्या चीज़ है, समझने की दृष्टि से देखा जाए तो पुष्प क्या है, इसको समझना हमारे पास में एक महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि पुष्प के पढ़ने के लिए हमें क्या होना चाहिए, उसके भाग के बारे में पता होना चाहिए। तो पुष्प के भाग के अंदर हमारे पास सबसे पहले बाह्य दल आता है। बाह्य दल आता है। बाह्य दल क्या है? तो पुष्प की एक ऐसी संरचना जो हरे रंग की होती है और क्या करती है, रक्षा प्रदान करती है। पुष्प को क्या करती है? रक्षा करती है। हरे रंग की बाहर की संरचना जो पुष्प की रक्षा करती है उसे हम क्या कहते हैं? पुष्प का बाह्य दल कहते हैं। आप लोगों ने इस तरह की संरचना देखी होगी, है ना, इस तरह की संरचना देखी होगी। मैं धीरे धीरे पूरा पुष्प को बनाऊंगा, आप इसको समझने की कोशिश करना। तो बाह्य दल क्या है? ऐसी संरचना जो हरे रंग की हो उसे अपन क्या बोलेंगे? बाह्य दल बोलेंगे। लेकिन नोट डाल के लिखना कि दलाभ। जब बाह्य दल क्या हो? रंगीन हो। बाह्य दल क्या हो? रंगीन हो, कलरफुल हो। जब बाह्य दल कैसे हो? कोई दूसरे स्पेशल किसी कलर के हों तो उस कलर को अपन, उस प्रकार की संरचना को अपन क्या कहते हैं? दलाभ कहते हैं। बाह्य दल दो प्रकार के हो सकते हैं। बाह्य दल कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के। ये तो एक स्पेशल नोट था, इसको आप अलग से लिख लेंगे। बाह्य दल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है संयुक्त बाह्यदली। मतलब संयुक्त बाह्यदली का मतलब ये होगा कि जो बाह्य दल होगा वो पूरा एक चक्र के रूप में होगा, उसकी पत्तियां आपस में जुड़ी हुई होंगी। उसकी पत्तियां क्या होंगी? आपस में जुड़ी हुई होंगी। तो लिख दीजिए इसको कि बाह्य दल, ऐसे बाह्य दल जिनकी पत्तियां आपस में जुड़ी हुई हों, जिसकी पत्तियां, पेटल्स जो हैं वो आपस में क्या हैं? जुड़े हुए हों। अब क्या आता है? पृथक बाह्यदली। दूसरा क्या होगा? पृथक बाह्यदली। पृथक बाह्यदली का मतलब क्या हुआ? ऐसा बाह्य दल जिसकी पत्तियां अलग अलग हो। अलग अलग मतलब आपस में जुड़ी हुई नहीं होंगी, मध्य आधार भाग से जुड़ी हुई हैं लेकिन वो अलग अलग होंगी। उन्हें अपन क्या बोलेंगे? पृथक बाह्यदली। हम किसकी बात कर रहे हैं? पुष्प की बात कर रहे हैं। पुष्प के भाग पढ़ रहे हैं। उसमें पहला भाग अपने क्या लिया है? बाह्य दल लिया है। बाह्य दल में जब बाह्य दल अगर रंगीन हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं? दलाभ बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दो प्रकार का होता है, यानी कि बाह्य दल दो प्रकार के होते हैं, संयुक्त बाह्यदली और पृथक बाह्यदली। ये तो होगी बात कंप्लीट। लेकिन बाह्य दल के बाद में दूसरा पॉइंट आता है अपने पास में दल। ज़्यादातर दल जो है वो कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं और क्या करते हैं? आकर्षण का काम करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षण का काम। आकर्षण का मतलब क्या हो जाता है? किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने का काम भी करेंगे तो क्या करेंगे? दल करेंगे। फूलों की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, पुष्प की जो ऊपर की तरफ जो पंखुड़ियाँ निकलती हैं, वो पंखुड़ियाँ ही हमारे पास में क्या हैं? दल हैं। वो पंखुड़ियाँ क्या हैं भैया? दल है। मेरी बात समझ में आ गई? ये कौन है? तो ये बाह्य दल है। और ये कौन है? तो ये दल है। ये कौन है? तो दल है। तो दल हमेशा किस प्रकार का होगा? तो दल भी दो प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? एक तो संयुक्त दली जिसमें दल आपस में जुड़े हुए होंगे। एक कैसा होगा? पृथक दली। कैसा होगा? पृथक दली कैसा होगा? जो आपस में पृथक होगा या अलग होगा उसे क्या बोलेंगे अपन? पृथक दली के नाम से जानेंगे।
क्लियर है क्या? दल कितने प्रकार के होते हैं ये समझ में आ गया आप लोगों को, बाह्य दल कितने प्रकार के समझ में आ गया आप लोगों को। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपना आगे चलेंगे। दल के बाद में इसका तीसरा चक्र जो आता है, दल के बाद में इसका तीसरा चक्र जो आता है पुष्प का, वो होता है पुंकेसर। क्या होता है वो? पुंकेसर। तीसरा चक्र कौन सा होता है? पुंकेसर। कैसा होता है? पुंकेसर। पुंकेसर कैसा है? तो ये नर भाग है। क्या होता है बोलो? नर भाग है। आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से गुड़हल के पादप के अंदर इस तरह की संरचना पाई जाती है, उसे कहते हैं पुंकेसर। और पुंकेसर जो होता है, जो नर भाग है, उसके अंदर क्या होता है? पुतंतु। पुतंतु। पुतंतु कौन सी संरचना है? ये वाली संरचना है, जो क्या करती है, किसको जोड़ती है? उस पर क्या होते हैं? परागकोश। परागकोश पाया जाता है। क्या पाया जाता है उस पर? परागकोश पाया जाता है। यानी कि पुंकेसर जो है, पूरी संरचना कौन सी है? पुंकेसर। पुंकेसर के अंदर क्या होता है? पुतंतु। और पुतंतु को कौन जोड़े हुआ है? पुतंतु किसको जोड़ता है? परागकोश को। यानी कि आप जरा सी इस संरचना को देखिए, इसको थोड़ा पृथक करके समझने की कोशिश करते हैं। ये तो है पुतंतु। पुतंतु। पुतंतु, ये वाला पुतंतु और ये वाला भी पुतंतु। क्लियर है? और ये है परागकोश। क्या है ये? परागकोश। परागकोश के अंदर क्या पाया जाता है? तो परागकण। क्या पाया जाता है बोलो? अंदर परागकण। परागकोश के अंदर क्या संरचना पाई जाती है? परागकण पाई जाती है। तो ये पुंकेसर के बारे में बात होगी। पुंकेसर कितने प्रकार के होते हैं? तो पुंकेसर भी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, पुंकेसर एक गुच्छे के रूप में होते हैं, और कभी कभी पुंकेसर कैसे होते हैं? पृथक पृथक होते हैं। तो अगर पुंकेसर एक गुच्छे के रूप में है ना, तो दल के रूप में होंगे। जैसे कि आपके पास में मटर। मटर में क्या होता है? मटर के अंदर क्या होता है? आपके पास में 9+1 होंगे। यानी कि 9 पुंकेसर तो एक साथ होंगे, 9 पुंकेसर तो एक साथ होंगे, और एक पुंकेसर अलग होगा। ये इस तरह से एक पुंकेसर अलग होगा। तो मटर के अंदर क्या हो जाएगा? 9+1 की व्यवस्था होगी। और पुंकेसर का नर भाग है। पुंकेसर पुतंतु और परागकोश से मिली हुई संरचना है। क्लियर है क्या? पुतंतु और परागकोश से मिली हुई संरचना। देखिए, कुछ पादप ऐसे होते हैं जैसे कि गुड़हल। गुड़हल के अंदर क्या होगा कि परागकोश जो हैं वो बाहर की तरफ कैसे होंगे? बाहर की तरफ होंगे। और बीच में क्या होगा? ये जो आपका पुंकेसर है पूरा का पूरा, वो एक नली के रूप में होगा। तो पुंकेसर नली पर लगते हैं, नली पर होते हैं। और इसके जो परागकोश है वो कैसे होते हैं? किडनी की शेप में होते हैं, है ना। परागकोश कैसे होते हैं? किडनी की शेप में होते हैं, या वृक्क की तरह होते हैं। परागकोश कैसे होंगे? किडनी की शेप में होंगे, या वृक्क के समान होंगे। मैंने आप लोगों को जो क्लियर कराया उसको ध्यान से समझना। पहली बात अपने बाह्य दल की करी, दूसरी बात अपने दल की करी, तीसरी बात अपने पुंकेसर की करी, तीसरी हमारे पास, चौथी बात हमारे पास में कौन आएगी? जायांग। अगला पॉइंट कौन सा आएगा? जायांग। समझिए इस बात को। जायांग क्या है? पुष्प का जायांग क्या है? पुष्प का मादा भाग, है ना। पुष्प का मादा भाग क्या कहलाता है? जायांग कहलाता है। देखिए, इसके अंदर इस तरह की जो संरचना होती है, ये उसे कहते हैं अपन जायांग। इसके कितने भाग हैं? तो इसके 3 भाग हैं। ऊपर वाला भाग कहलाता वर्तिकाग्र, जिस पर कोई भी परागकण आकर अंकुरित होता है, इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र। इसे क्या बोलेंगे? वर्तिकाग्र। दूसरा होता है वर्तिका। दूसरा कौन सा होता है? वर्तिका। और तीसरा हमारे पास में कौन सा होता है? अंडाशय के अंदर ही किसका निर्माण होता है? तो भ्रूण का निर्माण होता है। अंडाशय के अंदर किसका निर्माण होता है? ध्यान देना, भ्रूण का या एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो कुल मिला के जो समझने की बात जो थी, वो अपन ने किसकी बात करी? तो जायांग की बात करी। पुष्प जो है वो 4 भिन्न संरचनाओं से मिलकर बना हुआ है, और पुष्प के प्रकार भी अलग अलग होते हैं। अब पुष्प कितने प्रकार के होते हैं, थोड़ा वो भी समझ लेते हैं। कुछ पुष्प कैसे? एक तो आता है पूर्ण पुष्प। एक हेडिंग डालिए, पूर्ण पुष्प। पूर्ण पुष्प किसे बोलेंगे? जिसमें क्या हो? सभी संरचना। हाँ, जिसमें जायांग हो, वर्तिका हो यानी कि पुंकेसर हो, और दल हो, और बाह्य दल हो। जब चारों संरचनाएं हों उसे अपन क्या बोलेंगे? पूर्ण पुष्प। और अपूर्ण पुष्प किसे बोलेंगे? जिसमें इनमें से कोई भी एक संरचना पूरी नहीं है, उनमें सारी की सारी संरचनाएं होगी। और अगर इसी को मैं थोड़ा उल्टा कर दूं, क्या आ जाएगा? अपूर्ण।
अपूर्ण क्या होगा, जिनमें से कोई भी एक संरचना अगर नहीं है, ऐसी संरचना को अपन क्या बोलेंगे, अपूर्ण पुष्प कहेंगे। पुष्प की व्याप्ति अलग अलग प्रकार की होती है। अगर हम बात करें तो पुष्प कैसे होते हैं, एक होता है उभयलिंगी, है ना, उभयलिंगी। उभयलिंगी क्या होगा, जिसमें नर व मादा दोनों पुष्प हों, यहाँ दोनों संरचना हो। ऐसा पुष्प जिसमें, आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ऐसा पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों पुष्प, यहाँ दोनों संरचनाएं हों। ऐसा पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों संरचनाएं हों, यानी कि नर के तो हो जाएगा पुंकेसर, और ये हो जाएगा मादा में हो जाएगा जायांग। जब ये दोनों संरचनाएं होंगी तो अपन उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे उभयलिंगी। एक आता है एक लिंगी, यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी किसे बोलेंगे, केवल एक जनद हो, यानी कि या तो पुंकेसर हो या उसमें क्या हो, जायांग, या तो पुंकेसर हो या उसके अंदर क्या हो, जायांग हो। दोनों में से कोई एक संरचना होगी, उसे अपन क्या बोलेंगे, एक लिंगी बोलेंगे। एक आता है एक लिंगाश्रयी, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द, ध्यान देना। एक लिंगाश्रयी शब्द क्या है, एक लिंगाश्रय, यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या हो गया कि एक पादप पर केवल एक ही लिंग के पुष्प हों। मेरी बात समझना, बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ। मतलब अगर जैसे कि पपीता है, पपीता में एक पपीता पे अगर मान लो नर लग गया है तो बाकी पूरा पपीता नर ही होगा, और अगर एक पपीता दूसरा मादा है तो पूरा पपीता क्या होगा, मादा ही होगा। इसलिए आपने देखा होगा एक पपीता ऐसा होता है जिसको कुछ भी लगता नहीं है, उसमें पपीता नहीं लगते हैं। उसका रीज़न यही है क्योंकि वो क्या है, एक लिंगाश्रय के अंदर नर वाला भाग है, और अगर एक लिंगाश्रय के अंदर मादा वाला भाग है तो उसमें पुष्प लगेंगे, और पुष्प लगने के बाद उसमें फल भी लगेंगे। क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। तो हमने यहाँ पर एक तो उभयलिंगी पढ़ा, एक लिंगी पढ़ा अपन ने, और एक लिंगाश्रय पढ़ा, द्विलिंगी का मतलब बाइसेक्सुअल वही है जिसमें नर और मादा दोनों पाए जाते हैं। अब देखिए, अगर नर भाग है तो उसे अपन इस तरह से दिखाएंगे, तो लिख दीजिए आप अपनी, पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप। अगर आपके पास में नर की बात कर रहे हैं, आप कभी भी नर पुष्प को दिखाना चाहते हैं या किसी भी नर को दिखाना चाहते हैं तो आप ये दिखाएंगे। अगर आप मादा पुष्प को दिखाना चाहते हैं या मादा जन्नांग की बात कर रहे हैं तो आप इस तरह से, और उभयलिंगी या द्विलिंगी, उभयलिंगी की बात कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में इस तरह से होगा, है ना, और द्विलिंगी में भी उसी प्रकार से हम दिखा देंगे। अच्छा, पुष्प की ज्यामिति किस प्रकार की है, ज्यामिति दो प्रकार की हो सकती है। एक तो होता है एक व्यास सममित, एक व्यास सममित मतलब पुष्प को केवल दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। मान लो ये पुष्प की पत्ती है, ये पुष्प की पत्ती है, ये पुष्प की पत्ती है और ये पुष्प की पत्ती है। अब आप किधर से भी काटो इसको, दो भाग हो सकते हैं, उसे बोलेंगे एक व्यास सममित। फिर हमारे पास में आता है त्रिज्या सममित का मतलब क्या होगा, उस पुष्प को, अगर ये पुष्प है उसको आप कहीं से भी काटो तो बराबर उसकी त्रिज्या से कितने भी भाग में बढ़ जाएगा, उसे अपन त्रिज्या सममित कहेंगे। एक व्यास सममित जो होता है उसको हम इस तरह से दिखाएंगे, और त्रिज्या सममित होता है उसको अपन इस तरह से दिखाएंगे। ध्यान देना, एक व्यास सममित के लिए सिंबल ये है और त्रिज्या सममित के लिए सिंबल हमारे पास में ये है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन्हें हमें पढ़ना था, और रीड के अंदर हमें बहुत पढ़ना ज़रूरी भी था। तो हमने उस पुष्प के ऊपर ये चर्चा करी है। अगले व्याख्यान के ऊपर हम जब बात करेंगे तो फल की बात करेंगे, और फल के बाद में जो आएगा, अगला जो टॉपिक आएगा उस टॉपिक का नाम होगा बल, और बल, गति और दूरी, हम उसके विस्थापन सब पर बात करेंगे। तब तक सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, और बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक जय हिंद।